India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले पर स्वतः संज्ञान समेत दाखिल अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सीबीआई की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीजीआई ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा है कि 15 अक्टूबर को सीबीआई के द्वारा दाखिल 5वीं स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक की हुई जांच के आधार पर आरोपी संजय रॉय के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 और 66 के तहत अपराध के लिए 7 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की गई है। और सीजीआई ने कहा है कि एसीजेएम सियालदह ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोप तय करने के लिए स्पेशल कोर्ट में 4 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। जबकि सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य आरोपियों की भूमिका के लिए अभी जांच जारी है। साथ ही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के कुछ पक्षों से इस मामले में जुड़े अहम जानकारी मिली है और उन पर भी विचार किया जा रहा है। सीजीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर कहा है कि सीबीआई को इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पक्षकारों की ओर से बताए गए पहलुओं और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई ने दोनों पहलुओं पर 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सीबीआई ने यह भी बताया है कि सीबीआई मृतक के माता पिता के सीधे संपर्क में है और उन्हें अब तक उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मृतक के माता पिता से संपर्क किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्लेटफॉर्म से मृतका से संबंधित कोई भी जानकारी को हटा दिया जाए। एसजी ने नेशनल टास्क फोर्स के बारे में बताया कि टास्क फोर्स के सामने अब तक करीब 7,800 अस्पतालों ने जानकारी साझा की है। सीजीआई ने कहा है कि 7,800 अस्पतालों ने अपने जवाब टास्क फोर्स को दिए हैं, लेकिन 1 महीने से अधिक समय से कोई भी बैठक क्यों नहीं हुई। टास्क फोर्स को अपने काम में तेजी लानी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर कहा है कि विभिन्न स्तरों पर समिति गठित कर दी गई है। आपातकालीन अलार्म भी लगाए गए हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 अक्टूबर तक सभी बचे हुए काम को पूरा कर लिया जाएगा। सीजीआई ने पूछा कि क्या बायोमेट्रिक लगाए गए हैं और पश्चिम बंगाल ने कहा है कि हम 31 अक्टूबर तक बायोमेट्रिक और शौचालय के काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार के हलफनामे के मुताबिक शौचालय, ड्यूटी रूम और सीसीटीवी के काम का ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक 90% काम पूरा हो चुका है। साथ ही सीजीआई ने कहा है कि राज्य की समिति, शिकायत निवारण समिति राज्य और जिला स्तर पर सुरक्षा ऑडिट और अस्पतालों में तैनात सुरक्षा कर्मियों का सत्यापन के काम को भी जल्द ही पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ के मैदानों और जल ग्रहण क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में इन अवैध निर्माणों के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बाढ़ के कारण व्यापक तबाही, जानमाल की हानि और संपत्ति को नुकसान शामिल है। इसमें इन अनधिकृत विकास के कारण सड़कों पर पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के ढहने की ओर भी इशारा किया गया है। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि केंद्र सरकार विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय नदियों
को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने में कथित रूप से विफल रहे हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि इन मंत्रालयों में नदी परिस्थिति की तंत्र का सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। इसने इस बात पर भी जोर दिया है कि नदी संरक्षण क्षेत्र RCZ या नदी विनियमन क्षेत्र RRZ को अधिसूचित करने में काफी देरी हुई है। ये अधिसूचना 2015 से 9 वर्ष से लंबित है और जबकि पहला मसौदा 2011 में जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस देरी ने नदियों के किनारे अवैध निर्माणों की अनियंत्रित विधि में योगदान दिया है और देश की नदियों पर इस तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण के प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई है। कई जल निकाय लुप्त हो रहे हैं और प्रदूषण तथा भूजल एवं जैव विविधता के नुकसान का सामना कर रही हैं। नदियों और उनकी सहायक नदियों के सूखने से गंभीर जल संकट पैदा हो गया है, जिससे कि देश के जल सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। जनहित याचिका में नीति आयोग और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की 2018 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेंचमार्क दिव्यांगता का अस्तित्व मात्र किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का आधार नहीं है, जब तक कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट न दी जाए कि उम्मीदवार MBBS पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में असक्षम है। दिव्यांगता की मात्रा निर्धारित करने से उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्स को आगे बढ़ाने की क्षमता की जांच विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि केवल मानक दिव्यांगता का अस्तित्व ही किसी अभ्यर्थी को कोर्स के लिए पात्र होने से अयोग्य नहीं ठहराएगा। अभ्यर्थी की दिव्यांगता का आंकलन करने वाले दिव्यांगता बोर्ड को सकारात्मक रूप से ये दर्ज करना चाहिए कि अभ्यर्थी की दिव्यांगता कोर्स को आगे बढ़ाने में अभ्यर्थी के आड़े आएगी या नहीं। दिव्यांगता बोर्ड को इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कारण भी बताना चाहिए कि अभ्यर्थी कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। अपीलीय निकाय के गठन के तक दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड को नकारात्मक राय को न्यायिक पुनः विचार कार्रवाई में चुनौती दी जा सकती है। मामले को देखने वाले न्यायालय को अभ्यर्थी को स्वतंत्र राय के लिए किसी ऐसे प्रमुख मेडिकल संस्थानों में भेजना चाहिए जहां स्वतंत्र राय के लिए सुविधा हो और अभ्यर्थी को राहत दी जाए या नहीं, ये उक्त मेडिकल संस्थान की राय के आधार पर दिया जाएगा। जस्टिस BR गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ MBBS में एडमिशन की मांग कर रही है। 40 से 45 भाषण और भाषा दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रही थी। 18 सितंबर को न्यायालय ने अभ्यर्थी को MBBS में प्रवेश की अनुमति देने का आदेश पारित किया, क्योंकि न्यायालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने ये राय दी थी कि वह मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकता है। याचिकाकर्ता ने ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा विनियमन 1997 को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को MBBS कोर्स से प्रतिबंधित किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा। वह अपनी महिला और 3 साल की बेटी को भरण पोषण दे, क्योंकि महिला को अपने साथी की पहली शादी और उससे पैदा हुए 3 बच्चों के बारे में पता नहीं था। न्यायालय ने ये आदेश व्यक्ति की याचिका पर पारित किया है। बता दें आपको, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को चुनौती दी गई, जिससे सेकंड एडिशनल सेशन जज ने बरकरार रखा, जिसमें प्रतिवादी महिला को 4,000 रुपये प्रति महीने और उनके बच्चों को 2-2 हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण के लिए देने का निर्देश दिया गया। साथ ही 5 किश्तों में 50,000 रुपये का मुआवजा भी दिया गया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अपने आदेश में इस बात पर विचार विमर्श किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भरण पोषण पाने की हकदार है या नहीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अधिनियम के उद्देश्य पर ध्यान दिया है।
साथ ही कहा है कि ये कानून महिला के अपने वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया। साथ ही कहा कि इसमें हिंसा मुक्त घर में रहने के लिए महिला को सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेष प्रावधान हैं। इसके बाद अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज की। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने सभी नोटरी से विवाह और तलाक के कार्यों को निष्पादित करने से परहेज करने को कहा है, क्योंकि उन्हें विवाह आपको बता दें कि अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है। कानूनी मामलों में विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में नोटरी को आगाह किया गया है और विवाह और तलाक के कार्यों को निष्पादित करना कानून के खिलाफ है। आइए इस संदर्भ में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि नोटरी क्या कहता है। नोटरी कौन है? नोटरी एक पब्लिक ऑफिशियल होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साइन होने पर इम्पार्शियल विटनेस की तरह काम करता है और सिग्नेचर्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। ये आमतौर पर रियल एस्टेट डीड्स, एफिडेविट्स, विल्स और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये क्लैरिफाई किया है कि नोटरीज को मैरिज या डाइवोर्स डीड एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी नहीं है। नोटरीज एक्ट 1952 के तहत उन्हें मैरिज ऑफिस के रूप में नहीं माना जाता है। नोटरीज को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और लीगल प्रैक्टिशनर्स या क्वालिफाइड इंडिविजुअल इस रोल को ले सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग गलत तरीके से नोटरी होने का दावा करते हैं और बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के काम करते हैं, उन्हें नोटरी एक्ट के तहत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इम्प्रिजमेंट या फाइन्स। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 451 और 457 सीआरपीसी की धारा 497 बीएनएसएस के तहत जब्त संपत्तियों को मुक्त करने के मामले के अंदर ट्रायल कोर्ट द्वारा पालन किए जाने वाले आदर्श दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें आपको कि जब तक कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्देश जारी नहीं करती, जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार को आवश्यक नियम बनाने की आवश्यकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डिजिटल उपकरण, जब्त किए गए मेडिकल नमूनों, खाद्य पदार्थों, मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों जो अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति हैं और ऐसे में खराब होने वाली वस्तुओं, सोने और चांदी जैसे कीमती धातु आदि सहित सभी जब्त संपत्तियों के निपटान के लिए न्यायालय की शक्ति के अनुरूप होंगे। पीठ ने कहा है कि ऐसी स्थिति तक इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश ट्रायल मजिस्ट्रेट के लिए आदर्श दिशा निर्देश के रूप में काम करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि ये निर्देश केवल सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं और ये ट्रायल मजिस्ट्रेट या पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के लिए कार्य और मार्गदर्शन करेंगे जैसा कि मामला हो। और निर्देश इस प्रकार है: पहला, जब्ती संपत्ति का विवरण जब्ती दस्तावेज में शामिल किया जाएगा ताकि आपराधिक ट्रायल के सभी चरणों में जब्त संपत्ति की अलग अलग पहचान हो सके। दूसरा ये कि दस्तावेज में सोने और चांदी की वस्तुओं पर अलग अलग संख्याओं में, साथ ही सीरियल नंबर, जब्त संपत्ति का निर्माण, निर्माता का नाम, यदि कोई विशिष्ट चिन्ह, यदि कोई हो, हॉलमार्क यदि कोई हो, शामिल होंगे। और साथ ही साथ तीसरा ये कि महाजर में जब्त संपत्ति का अनुमानित मूल्य जहां आवश्यक हो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन का अनुमान प्राप्त किया जाएगा, शामिल होगा और इसे पीएफ मेमो के साथ रखा जाएगा जब इसे ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाएगा। नंबर 4 ये कि ट्रायल मजिस्ट्रेट उपरोक्त विवरण के साथ महाजर की विषय वस्तु का सत्यापन करेंगे तथा जब्त की गई संपत्तियों की व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे और संतुष्ट होंगे कि जब्त की गई संपत्ति महाजर तथा पीएफ मेमो में दिए गए विवरण से मेल खाती हो।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और कहा है कि क्या उसने प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की सूची में प्लास्टिक के फूलों को शामिल करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ पुणे की एसोसिएशन ऑफ नेचुरल फ्लावर ग्रोवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र में प्लास्टिक के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इससे पहले न्यायालय ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने पाया कि सीपीसीबी ने भारत सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक के फूलों को शामिल किया। इस प्रकार सीपीसीबी ने भारत सरकार से प्लास्टिक के फूलों को सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार के वकील ने न्यायालय को बताया कि विशेषज्ञ समिति ने एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक के फूलों को शामिल करने की अनुशंसा नहीं की है। न्यायालय ने भारत संघ के वकील से सीपीसीबी द्वारा लिखे गए पत्र की विषय वस्तु पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है। उन्होंने यूओआई को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र में उल्लेखित सिफारिशों पर विचार किया गया या नहीं और क्या कोई निर्णय लिया गया। मुंबई के इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में पैन कार्ड के मसले पर सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि माननीय ओम प्रकाश वकांत लेखाकार सदस्य और माननीय कविता राजगोपाल न्यायिक सदस्य के समक्ष कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई। मसला पैन कार्ड आवेदन से जुड़ा हुआ है। आइए इंटेलीगल एसोसिएट फरहत नईम से पूरे मसले पर समझते हैं। और फरहत, सुनवाई के दौरान ITAT कोर्ट रूम में मौजूद थी और क्या कुछ रहा, सीधा रुक करते हैं। बताइए फरहत, मसला क्या था और सुनवाई में क्या कुछ हुआ? तो आज पैन कार्ड से रिलेटेड इशू ITAT में आया, जहाँ पे जो लर्नेड काउंसिल थे उनसे बात पूछी गई कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका पैन कार्ड की कैटेगरी क्या है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैन कार्ड होता क्या है। पैन कार्ड यानी जिसे हम लोग परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं, ये एक 10 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इंडिया के हर टैक्सपेयर को असाइन किया जाता है। ना इस टैक्स नंबर के अगेंस्ट उस एसएससी, अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में कहूँ तो एसएससी यानी कि वो टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर की सारी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। अब जैसा कि वहाँ पे सवाल किया गया, ऑनरेबल ओम प्रकाश जी ने सवाल किया ये कि आपके क्लाइंट का किस तरीके का पैन कार्ड है। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पैन कार्ड की बात करें, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग तो एक इंडिविजुअल हैं, तो एक पैन कार्ड किसी कंपनी को मिलता होगा, इंडिविजुअल को मिलता होगा, पर ऐसा नहीं है। पैन कार्ड की भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। तो आपकी जो टैक्स पेइंग एंटिटीज होती हैं वो एक इंडिविजुअल हो सकती है। अब इसी इंडिविजुअल में माइनर भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फॉरेनर्स, ये सारे के सारी वो कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको पैन कार्ड मिल सकता है। अच्छा, एक बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊं कि आप अपने ही पैन कार्ड को देखकर कैसे बता सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैन कार्ड एक 10 डिजिट नंबर होता है, 10 डिजिट का होता है। तो उसके जो पहले के 5 होते हैं वो 5 अल्फाबेट होते हैं, देन 4 नंबर होते हैं, उसके आखिर में एक अल्फाबेट होता है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग के इन 5 अल्फाबेट की बात करें तो इसमें चौथा अगर आप अल्फाबेट देखें तो वो आपकी कैटेगरी बताता है। जैसे जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट हुए वो अपने आप ही सिस्टम चेक करता है, बट जो चौथा अल्फाबेट होता है वो आपकी कैटेगरी बताता है। लेट्स से कि आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आपका जो 4th अल्फाबेट होगा वो P होगा। आप खुद अपने पैन कार्ड में चेक करिए, अगर आपका इंडिविजुअल वाला पैन कार्ड है तो आपका 4th अल्फाबेट होगा P, पर अगर आपका कंपनी का पैन कार्ड है तो आपका 4th अल्फाबेट होगा C।
अगर आपका एसोसिएशन ऑफ पर्संस का है, आपने कोई एसोसिएशन बना रखी है और आपने किसी एसोसिएशन को रजिस्टर कर रखा है, उसका पैन कार्ड ले रखा है, तो उसका फोर्थ अल्फाबेट होगा ए। ऐसे ही एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर ट्रस्ट का फोर्थ अल्फाबेट होगा टी। ऐसे ही फर्म का एफ, गवर्नमेंट के लिए जी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एच, लोकल गवर्नमेंट के लिए एल। और इसी तरीके से अगर आप अपने फिफ्थ अल्फाबेट पर गौर करेंगे, अपने पैन कार्ड को आप देखिए तो फिफ्थ अल्फाबेट उसमें होगा जो इंडिविजुअल का सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर। जैसे कि आपका नाम नेहा दुबे है, तो आपके पैन कार्ड का फिफ्थ अल्फाबेट होगा डी। मेरा नाम फरहत नईम है, तो मेरे पैन कार्ड का फिफ्थ अल्फाबेट होगा एन। इस तरीके से। जी चलिए फरहत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.